ईरानी जनरल ने चाइना के J-10 फाइटर जेट का जायजा लिया। क्या इजराइल की टेंशन बढ़ेगी? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में एक बहुत ही बड़ा बदलाव। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान के एयरफोर्स के हेड जनरल हामिद वाहिदी ने हाल ही में चीन का दौरा किया है। वाहिदी अपने चीन दौरे पर झुआई एयर शो में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने चीनी फाइटर जेट J-10C को देखने में काफी समय लिया। यह चीन का 4.5वीं पीढ़ी का विमान है। वाहिदी के इस जेट के निरीक्षण के बाद माना जा रहा है कि ईरान इस विमान को खरीद सकता है, क्योंकि उसे इजराइल का मुकाबला करने के लिए अपनी एयरफोर्स की ताकत बढ़ाने की जरूरत। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वायुसेना हेड जनरल हामिद वाहिदी ने 12 नवंबर को एयर शो में शामिल हुए और खुद J-10C लड़ाकू जेट की क्षमताओं का तजुर्बा किया। वाहिदी ने J-10C विगोरस ड्रैगन की क्षमताओं को परखा और दोनों सेनाओं के बीच सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर अपने चीनी समकक्ष जनरल चांग डिंगकू से बातचीत। ईरान के नेतृत्व ने स्पष्ट रूप से चीनी लड़ाकू विमान खरीदने की इच्छा सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन वाहिदी के J-10C के निरीक्षण ने मिलिट्री ऑब्जर्वर्स की रुचि को जगा दिया है। यह जेट क्षमता और कीमत के हिसाब से ईरानी एयरफोर्स के लिए एक शानदार विकल्प है। माना जा रहा है कि ईरान को करीब 100 जेट की जरूरत है। एक जेट की कीमत 40 मिलियन है। ऐसे में 100 J-10 की कीमत $4 अरब होगी। ईरानी ऑब्जर्वर को लगता है कि हथियारों और उड़ान प्रदर्शन के मामले में J-10 अमेरिकी F-16 से अच्छा विकल्प हो सकता है। इस साल की शुरुआत में ऐसी चर्चा थी कि ईरान ने पाकिस्तान और चीन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित JF-17 ब्लॉक 3 विमान खरीदने के लिए बातचीत की है। हालांकि इस पर बात आगे बढ़ने की जानकारी नहीं मिल पाई है। अमेरिका के खास सहयोगी इजराइल जैसे क्षेत्रीय विरोधी से लंबे समय से शत्रुता में उलझे ईरान के लिए उसकी अपेक्षाकृत कमजोर एयरफोर्स मुश्किल बन गई है। ईरान के पास घातक ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, लेकिन लड़ाकू जेट के मामले में वह पीछे रह गया है। ईरान को रूस से सुखोई 35 जेट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन इनकी अभी डिलीवरी नहीं मिली है। रूस के सुखोई 35 के ना मिलने की वजह से ईरान की नजर चीनी लड़ाकू विमान पर हो सकती है। चीन के J-10C की तुलना अमेरिका के F-16 फाइटिंग फाल्कन वेरिएंट से की जाती है। F-16 की तरह चीनी जेट का फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के लिए जाना जाता है। J-10C में स्वदेशी SR रेडार, इमेज इंफ्रारेड सीकर, PL-10, WS-10B इंजन, PL-15 एयर टू एयर मिसाइल है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, कंप्यूटरीकृत ग्लास कॉकपिट उपकरण, सटीक हवा से जमीन पर हमला, दृश्य सीमा से परे युद्ध, उड़ान के दौरान ईंधन भरने जैसी अत्याधुनिक क्षमताएं हैं। J-10 लड़ाकू जेट सभी मौसमों में ऑपरेशन कर सकता है। ईरानी जनरल ने लिया चीनी J-10 का जायजा। तेहरान आए ये खतरनाक विमान तो इजराइल की बढ़ जाएगी टेंशन। और आपको बता दूं, इसकी प्राथमिक भूमिका हवा से हवा में युद्ध की है, लेकिन यह हमला करने वाले मिशन भी कर सकता है। चीनी विशेषज्ञों ने विमान को युद्ध के लिए गेम चेंजर के रूप में सराहा है। चीनी जेट में एक फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड और लेजर टारगेट डिजाइन पॉड भी है। इस पॉड को सैटेलाइट नेविगेशन और लेजर से निर्देशित हथियारों के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाया गया है। अब यहाँ पर टेंशन में है इजराइल। वैसे आपको बता दूं, ये जो फाइटर जेट है, ये फाइटर जेट पाकिस्तान ने भी खरीदा है और ये बहुत ही ज्यादा माना जा रहा है अच्छा है। इसलिए अच्छा माना जा रहा है क्योंकि एक जमाना था जब चाइना और इजराइल दोनों मिलकर इसे बना रहे थे। फिर कहा जाता है बीच में ही इजराइल ने छोड़ दिया और इसे फिर चाइना ने खुद से पूरा किया है। पर इसमें सारी जो अधिकतर टेक्नोलॉजी है इजराइल बना चुका था। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज़्ज़मा ने देश के संविधान से सेक्युलर शब्द को हटाने की मांग की है। उन्होंने अदालत में इसके पीछे तर्क दिया है कि बांग्लादेश की 90% आबादी मुस्लिम है। ऐसे में बांग्लादेश के संविधान में बदलाव करते हुए सेक्युलर शब्द हटा देने चाहिए। बांग्लादेश में 17 करोड़ से ज्यादा की आबादी में सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, जो संख्या का तकरीबन 8% है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट में जस्टिस फराह महबूब और देवाशीष
रॉय चौधरी के बेंच के सामने 15वें संशोधन की वैधता सुनवाई के दौरान असुंजमा ने कहा कि पहले अल्लाह पर भरोसा और आस्था थी, मैं इसे पहले की ही तरह चाहता हूँ। आर्टिकल 2A में कहा गया कि स्टेट सभी धर्मों का समान अधिकार देगा। वहीं अनुच्छेद 9 बंगाली राष्ट्रवाद के बारे में बात करता है, ये विरोधाभासी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता के रूप में नामित करने जैसे संवैधानिक संशोधन राष्ट्रीय विभाजन पैदा करते हैं। शेख मुजीब का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन कानून बनाकर इसे लागू करने से विभाजन पैदा होता है। उन्होंने कहा कि संशोधनों को लोकतंत्र का समर्थन करना चाहिए, न कि अधिनायकवाद का पक्ष लेना चाहिए। असुंजमा ने कार्यवाहक सरकार के सिस्टम को खत्म करने के शेख हसीना सरकार के फैसले की भी निंदा की। ये सरकार बांग्लादेश में चुनावों की देखरेख के लिए जिम्मेदार थी। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली को समाप्त करने से नागरिकों के मौलिक अधिकारों के साथ समझौता हुआ, जनता का विश्वास कमजोर हुआ और बांग्लादेश की लोकतांत्रिक नींव को नुकसान पहुंचा। अटॉर्नी जनरल असुंजा के संविधान से सेक्युलर शब्द हटाने की मांग को शेख हसीना केस के बाद बांग्लादेश में बनी अंतरिम सरकार के दक्षिणपंथी रुख से जोड़कर देखा जा सकता है। शेख हसीना को मध्यमार्गी विचारधारा वाली नेता माना जाता है, जबकि फिलहाल सरकार में शामिल जमाते इस्लामी और BNP दक्षिणपंथी के तौर पर पहचान रखती है। इस साल अगस्त में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को भीड़ के हमलों का भी सामना करना पड़ा। इन हमलों के खिलाफ हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया। इसके बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के नेता मोहम्मद यूनुस की ओर से कहा गया कि सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। और यहाँ देखने को मिल रहा है कि यहाँ चीजें भी बदलती हुई नजर आ रही है। हमने आपको कल खबर दी थी जिसमें बताया था कि बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता शेख मुजीब हैं, उनके राष्ट्रपति भवन से उनकी फोटो वगैरह को हटा दिया गया है। बांग्लादेश में बदलाव अब दिखने लगा है, ऐसा नहीं है कि रुका हुआ है, चीजें अब बदलती हुई दिख रही हैं। लेकिन इसका अंत क्या होगा? इसका अंत बहुत ही ज्यादा बुरा नजर आ रहा है। मैंने पहले भी कहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि धीरे धीरे चीजें और भी ज्यादा यहाँ संकुचित होती जाएंगी, पाकिस्तान के तरफ लगाव इनका बढ़ता चला जाएगा और यही चीज यहाँ पर होता हुआ भी दिख रहा है। यहाँ पर एक कार्गो वेसल्स है जो बांग्लादेश के पोर्ट में पहुंचा है और ये पहली बार है जब इस तरीके के वेसल्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक मोमेंट है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में धीरे धीरे रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं। अब इस वेसल्स में क्या है वो तो पता नहीं है, को लेकर ज्यादा कुछ नहीं कहा जा रहा है। लेकिन इतना जान लीजिए, एक बड़ी चीज है जिस चीज में बांग्लादेश ने क्या किया है। बांग्लादेश ने ये कहा है, पहले होता था पाकिस्तान से आने वाले जहाजों की जांच की जाती थी, सामान की जांच की जाती थी, पर अब यहाँ पर जांच वगैरह नहीं किया जा रहा है। ये डायरेक्ट ही सप्लाई हो रहा है बिना जांच के। तो एक समय ऐसा आएगा जो ये भी अस्थिर ही होगा, इससे ज्यादा कुछ इसके साथ नहीं हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।